आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको LLB प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 और 24 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप LLB कर रहे हो या फिर BA LLB कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या फिर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों यह आपका अपना ही चैनल है। आप लोगों ने अधिकांशता ऐसे यूट्यूबर है जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो, आप उनके वीडियो देखते हो, वह कहने लगते हैं अपने वीडियो के माध्यम से अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है तो हमारा नंबर दिया गया है, तो आप इस पर हमें कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। जब सच्चाई सामने आती है तो आप भी चौंक जाते हो, क्योंकि ना तो उन लोगों का कभी कॉल लगता है, अगर कॉल लगता भी है तो वह उठाते नहीं है आप लोगों का कॉल, और अगर आप लोग उनके व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो तो वहाँ से रिप्लाई आता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या कोई डाउट है, मुझसे पूछना है, तो 2000 रुपये पहले जमा कर दो इतने इतने फ़ोन पे नंबर पर। तो आप हैरान हो जाते हो। मैंने एक मैसेज किया, वहाँ से रिप्लाई आया 2000 रुपये पहले जमा कर दो। अगर दोस्तों वह वीडियो बनाते हो, कहते हैं अगर आपको कोई समस्या है तो हमें कॉल करें, लेकिन वह कॉल नहीं उठाते, व्हाट्सएप पर आपसे रुपए मांगने लगते हैं। क्या इस प्रकार के लोगों के ऊपर विश्वास किया जा सकता है? आप कर सकते हो विश्वास? नहीं, यह आपको हमेशा धोखा ही देंगे। यह एक प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं आपको लूटने का। यूट्यूबरों से सावधान हो जाइए। आपका भाई आपके साथ हमेशा है और हमेशा खड़ा रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया। दोस्तों मान सकता हूँ, मोबाइल में रिचार्ज लगता है तो 30, 40, 50 रुपये तक आप मांग सकते हो सामने वाले से। इससे ज़्यादा मांगना उचित नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यूट्यूब पर वीडियो बनाता है तो यूट्यूब की तरफ से भी कुछ पेमेंट आता है। 50 रुपये मांगना जायज़ है अगर आपको कोई समस्या है, क्योंकि वह आपको कंटेंट उपलब्ध कराता है, PDF उपलब्ध कराता है, तो उसमें उसका कुछ इफेक्ट लगता है, इसलिए 50 रुपये तक मांग सकता है आप लोगों से। इससे ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए किसी भी यूट्यूबर को। आज का जो सब्जेक्ट है लॉ ऑफ क्राइम यानी कि IPC 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी। यह उसी का पेपर है। आने वाले समय में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। लेकिन आपका अपना भाई सुदामा चौरसिया आप लोगों से एक विनती करता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक पेज और 2 चैनल और है, सुदामा ब्लॉग के नाम पर और कोड जजमेंट 678 के नाम पर। उन्हें आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो में अपने राय बताएं कमेंट करके कि हमने जो आपको जानकारी दी है आपको सही लगी कि नहीं लगी। आपके साथ भी इस प्रकार का धोखा होता है कि नहीं होता है? यूट्यूबर है जो बड़े बड़े आपके साथ इस प्रकार का धोखा करते हैं, आपसे रुपयों की मांग करते हैं, फिर आपसे बात नहीं करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें जो पेपर पूछा गया था 60 नंबर का पूछा गया था और 3 घंटे का समय था। और पहला प्रश्न पूछा गया था, डांडिक दायित्व का मूल सिद्धांत यह है कि कृत्य अपने आप में अपराध नहीं होता, उसके साथ दुराशय का होना आवश्यक है। निर्णित वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। यानी कि पहला प्रश्न जो पूछा गया था, डांडिक दायित्व
का मूल सिद्धांत। कृत्य कोई कार्य अपने आप में अपराध नहीं होता जब तक उसको किया ना जाए। आप अपने मन में सोच लोगे मुझे उस व्यक्ति को मारना है, तो आपने अपने मन में सोचा है तो वह अपराध नहीं है। जब तक आप उस व्यक्ति को मान नहीं देते वह अपराध की गिनती में नहीं आएगा। उसके साथ दुराशय का होना आवश्यक है, यानी कि दुराशय आपने उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, दुराशय की भावना होनी चाहिए। आप कोई सामान खरीदते हो उसके मानने के लिए, या उस पर कोई अटैक करते हो, मानने का प्रयत्न करते हो, या आशय रखते हो, यह भाव आपके अंदर होना चाहिए, तब वह अपराध माना जाएगा। इसमें निम्नलिखित केस लॉ भी है, उनको भी आप इसमें डाल देना, क्योंकि इसमें पूछा गया था। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, दुष्प्रेरक का अपराध क्या है? दुष्प्रेरण के अपराध के अचानक तत्व समझाइए तथा दुष्प्रेरण व आपराधिक षड्यंत्र के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इसे पूछा गया था IPC की धारा 107 से। दुष्प्रेरण क्या है, दुष्प्रेरक कौन होता है, आपराधिक षड्यंत्र क्या है, इसके बारे में। इसके बाद तीसरा, सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य को समझाइए, इन दोनों में अंतर बताइए। अपने उत्तर को निर्णित वादों द्वारा समझाइए। सामान्य आशय, सामान्य धारा आशय को IPC की धारा 34 में परिभाषित किया गया है। जब किन्हीं व्यक्तियों का आशय समान होता है, चाहे वह कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया हो। इसमें हम आपको केस लॉ भी बताते हैं। पोस्ट ऑफिस का एक केस है। इस केस में 5 व्यक्ति थे जो पोस्ट ऑफिस में चोरी करने के इरादे से जाते हैं, वहाँ पर चोरी करते हैं और पोस्ट ऑफिस की हत्या कर देते हैं, और 2 व्यक्ति बाहर खड़े होते हैं। जब पुलिस आती है तो अंदर वाले व्यक्ति भाग जाते हैं और बाहर वाले व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता है। तो इसमें वह 2 व्यक्ति कहते हैं हमने हत्या की नहीं है, हम तो बाहर खड़े थे। लेकिन दोस्तों, इसमें जो हत्या हुई है उन दोनों के ऊपर भी हत्या का चार्ज लगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वह दोनों लूट के इरादे से गए थे और उन्हें मालूम हो या ना हो उनका आशय था। यहाँ पर हो सकता है अगर वह रुपए ना दे तो क्षति भी कारित हो सकती है, इसलिए यहाँ पर IPC की धारा 34 लगाई जाएगी सामान्य आशय की। यह है दोस्तों सामान्य आशय। अब हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य को परिभाषित किया गया है IPC की धारा 149 में। जब कई व्यक्तियों का उद्देश्य होता है कि किसी व्यक्ति को एक साथ मिलकर 5 या 5 से अधिक लोग, जब उनका उद्देश्य ही होता है कोई दंगा प्रसाद करना, या कहीं पब्लिक प्लेस पर बैठकर 7-8 लोग किसी को मारने की सलाह बनाते हैं, तो वहाँ पर सामान्य उद्देश्य का उल्लंघन माना जाता है। इसे अभी वर्तमान में जो IPC चल रही थी 1860 की, उसमें 149 में परिभाषित किया गया है। इसमें हम आपको केस लॉ भी बताए हैं, महबूब शाह बनाम एम्परेयर और पोस्ट ऑफिस का केस भी इसमें बहुत चर्चित है। इसका प्रश्न का उत्तर है जो हम आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। आप हमारे WhatsApp पर मैसेज कर देना। इसके बाद चौथा पूछा गया था, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को विधिक प्रावधानों की सहायता से समझाइए। महिलाओं के विरुद्ध अपराध IPC की धारा 354, 376, 376A, 376B, C, D इन के संबंध में इसमें लिखना था। इसके बाद 5वां प्रश्न पूछा गया, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को कब उपलब्ध होता है? शारीरिक प्रतिरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों में मृत्यु कार्य करने तक विस्तार होता है? व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार IPC की धारा 96 से लेकर 106 तक बताया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें।
अगर कोई व्यक्ति आपको मारने का प्रयास करता है, आपको यह आशंका हो जाती है वह जो सामने वाला व्यक्ति है हथियार लेकर आ रहा है आपको मारने के लिए, तो आप उससे अपनी रक्षा कैसे करोगे? आप भी पहले उसे मार सकते हो। यह सामान्य प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। आप उसकी मृत्यु तक कर सकते हो। यह आईपीसी की धारा 100 में बताया गया है। कोई अपराध नहीं होगा क्योंकि वह आपको मारने आ रहा था। अगर आप उसे नहीं मारते तो वह आपको मार देता। यह है दोस्तों इस प्रश्न में जो आपको लिखना था। इसके प्रश्न का उत्तर है जो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे और केस लॉ भी जो महत्वपूर्ण है वह भी बता देंगे। इसके बाद 6वां प्रश्न है, चोरी के अपराध की परिभाषा देते हुए उसके तत्वों को समझाइए। क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति की चोरी कर सकता है? चोरी कब डकैती हो सकती है? चोरी को 378 में परिभाषित किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर पीडीएफ के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करा देंगे। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। केवल महत्वपूर्ण होता है आपका सब्जेक्ट। आपका अगर सब्जेक्ट है भारतीय न्याय संहिता तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको 3-4 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न पूछा गया था, किसी जमाव को विधि विरुद्ध कब कहा जाता है? विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के दायित्व की विवेचना कीजिए। विधि विरुद्ध जमाव दोस्तों, जब किसी जमाव में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं और लोक शांति भंग करने के आशय से कोई कार्य करते हैं या दंगा प्रसाद करते हैं तो ऐसे सदस्यों को विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य को। इसका जो केस लॉ है बहुत महत्वपूर्ण केस लॉ है कुछ, और हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर हम इस वीडियो में आपको केस लॉ बताएं और इनका पूरा डिटेल बताएं इन प्रश्नों के उत्तर का तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। इसके बाद 8वां प्रश्न, निम्नलिखित को समझाइए। पहला आपराधिक बल, दूसरा दहेज मृत्यु एवं क्रूरता, और इसके बाद 9वां प्रश्न पूछा गया, आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए तथा सामान्य आशय से इसका अंतर कीजिए। आपराधिक षड्यंत्र को आईपीसी की धारा 120 ए में परिभाषित किया गया है। आपराधिक षड्यंत्र 3 प्रकार से होता है, वह हम आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा देंगे और इसका पूरा डिटेल भी उपलब्ध करा देंगे। और सामान्य आशय देख लीजिए दोस्तों, यहीं पर रिपीट हो गया प्रश्न। सामान्य आशय इसके पहले भी पूछा गया था और यहाँ पर भी पूछा गया है, इसलिए आपने अगर एक प्रश्न को तैयार कर लिया वही तो इसमें लिखना है आपको। सामान्य आशय के बारे में महबूब शाह बनाम एम्परर और पोस्ट ऑफिस का जो महत्वपूर्ण केस है इसी में डाल दीजिए आप, आपको नंबर मिलेंगे पूरे। इसके बाद 10वां, भारतीय दंड संहिता में अपराधियों को दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दंड कौन से हैं? अपराधियों को 5 प्रकार के दंड दिए जाते हैं। पहला तो मृत्युदंड, फिर उसके बाद कारावास भी 2 प्रकार के होते हैं, आजीवन कारावास, साधारण कारावास और सश्रम कारावास, और जुर्माना, और 2 दंड और है जो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। इसमें दंडों के बारे में लिखना था जो आईपीसी की धारा 55 में बताया गया है। इस प्रकार
आप देख सकते हो यह 10 प्रश्न LLB प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आने वाले समय में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपने इसके प्रश्न तैयार कर लिए तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। लेकिन आप लोगों से एक बार और कहना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है और फेसबुक पेज की लिंक दी गई है जिसे आप फॉलो करें, और 2 चैनल और हैं जिन्हें आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है बेझिझक होकर आप हमें कॉल करें, हम आपका कॉल रिसीव करेंगे और आपसे बात करेंगे जो आपकी समस्या है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले ही वीडियो में।